अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू यकीन एमडी कैट टू ऑल ऑफ यू, फ्यूचर डॉक्टर्स, फ्यूचर सर्जन्स, फ्यूचर बीइंग ह्यूमन। आप सबको खुश आमदीद यकीन एमडी कैट सेशन में। और इस सेशन को हम यकीन के साथ स्टार्ट करेंगे। किस यकीन के साथ? कि हम जो भी काम कर रहे हैं अल्लाह ताला जो है इसमें बरकत डालेगा और हम ये काम कर सकते हैं। जब तक ये यकीन नहीं होगा तब तक हम ये काम नहीं कर सकते। तो ये यकीन के साथ हमने स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूँगा अपने आप को। मेरा नाम है लुत्फ़ुल्लाह सिद्दीकी और मेरा एक्सपीरियंस जो है वो एंट्री टेस्ट पे वो 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और 1500 प्लस जो हैं वो स्टूडेंट्स जो हैं जो मुझसे पढ़े हैं उनको they got admission in medical universities and engineering universities और 10,000 प्लस स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों को के साथ भी हमारी जो जर्नी है वो बहुत अच्छी होगी। जी, उस्ताद जी की केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले एक केमिस्ट्री के हवाले से एक कोट है। क्या कोट है? लाइफ इज़ जस्ट लाइक केमिस्ट्री। बच्चे जो हैं वो केमिस्ट्री से जो हैं वो बहुत बदजन है कि केमिस्ट्री जो है वो बहुत मुश्किल है। असल में इन्होंने पहले से सोचा हुआ है कि केमिस्ट्री मुश्किल है, अदरवाइज़ ये मुश्किल नहीं है। ये कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट लेते हैं तो आसान है। कोई भी चीज़ आ जाए तो वो आसान है, समझ ना आए तो मुश्किल है। तो लाइफ इज़ जस्ट लाइक केमिस्ट्री। थिंक लाइक ए प्रोटॉन, ऑलवेज पॉजिटिव। यानी कि प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें। ये जो हमारी नेगेटिव थिंकिंग होती है ये हमारी फेलियर का बहुत बड़ा जो है ये रीज़न है कि ये मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो सबसे पहले फियर को ख़त्म करना है, पॉजिटिव सोचना है। जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है। अच्छा सोचते हैं अच्छा होगा, बुरा सोचते हैं बुरा होगा। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मुझसे जैसा गुमान रखोगे मुझे वैसा ही पाओगे। तो हमने अच्छा सोचना है। दैट इज़ प्लेसीबो इफ़ेक्ट। इसको हम कहते हैं प्लेसीबो इफ़ेक्ट। जो चीज़ हम सोच रहे होते हैं बेसिकली हम वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। बिहेव्स लाइक एन एटम। एटम की तरह बिहेव करें यानी कि न्यूट्रल रहे। वैसे तो आप लोग माशाल्लाह एनर्जी होनी चाहिए। जितने भी यंग वंस जो हमारी यंग जनरेशन है वो माशाल्लाह बहुत एनर्जेटिक है। और यंग जनरेशन को एनर्जेटिक ही होना चाहिए। और जो एनर्जेटिक होता है इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं लेना कि वो रिएक्टिव होते हैं। इस वो रिस्पॉन्सिव होते हैं। रिस्पॉन्ड अच्छा करना है, रिएक्टिव रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। रिएक्शन में और रिस्पॉन्ड करने में फ़र्क है। जिस तरह एटम जो है वो स्टेबल होने की कोशिश करता है इसी तरह हम लोग भी स्टेबल होने की कोशिश करते हैं। और बेसिकली एटम रिएक्ट करता है लेकिन हमने रिएक्ट नहीं करना, हमने रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है। और वैसे हमने न्यूट्रल रहना है। कोई भी हमें कोई बात कह दे, कोई भी बुरा भला कह दे तो उसको उस पर रिएक्ट नहीं करना, आपने न्यूट्रल रहना है। यानी कि हर सिचुएशन में आप जो है अपने आप को ठंडा रखें। जहाँ जहाँ पर रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है सिर्फ वहीं पे रिस्पॉन्ड करना है। ज़िंदगी में बेशुमार इवेंट्स होते हैं, बेशुमार ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर हमने रिस्पॉन्स नहीं देना होता, कुछ बातें इग्नोर करने वाली होती हैं। कंबाइंस योर क्वालिटीज़। तो आपने अपनी क्वालिटीज़ को कंबाइन करके, जैसे कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर कंबाइन हो जाए तो क्या बनता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज से क्या होती है? स्वीटनेस। तो आपने अपनी क्वालिटीज़ को कंबाइन करते हुए
दूसरों के लिए आसानियां पैदा करनी है। असल असल जो मकसद है हमारी लाइफ का, जो असल मकसद है वो यही है। ये मकसद नहीं है कि हम जो है सिर्फ हम ही कामयाब हों, सिर्फ मैं ही जो है वो जो है ज़्यादा पैसे कमाऊं और मैं ही जो है वो घर ले लूं और लैंड क्रूज़र ले लूं। लेकिन मैं तब तक कामयाब नहीं हूं जब तक मेरे साथ जुड़े लोग कामयाब नहीं है। मेरी कामयाबी, मैं कामयाब तब होऊंगा जब मेरे साथ जुड़े लोग भी कामयाब होंगे। और ये बहुत बड़ा दर्जा होता है कि अगर आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएं और फिर आप उस चीज़ को लोगों की फलाह के लिए इस्तेमाल करें, तो दैट इज़ ग्रेटनेस। वो फिर ग्रेटनेस है। तो हम जिस भी फील्ड में जाएं, हम जिस भी फील्ड में एक्सपर्टीज़ हासिल करें, फिर लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। जी बच्चों, अब हम चलते हैं पीएमडीसी का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, वेटेज है और डिफ़िकल्टी लेवल है, ये आपने फिज़िक्स में भी देखी होगी। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ जो हैं वो 200 होते हैं और एमडी कैट का जो ड्यूरेशन है दैट इज़ 3.5 आवर्स। यानी कि टोटल कितने मिनट्स मिले? 210 मिनट्स। तो यानी कि 200 एमसीक्यूज़ हैं और 210 मिनट्स हैं, तो यानी कि एक एमसीक्यू को 1 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा, 1.1 आप कह ले, 1.1 मिनट्स। ठीक है, 1.1 मिनट होगा फॉर ईच एमसीक्यू। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। हालांकि बहुत पहले, आज से 4-5 साल पहले नेगेटिव मार्किंग होती थी। तब जो एम डी कैट था, तब तब एम कैट था, तब जो है वो टोटल इसके मार्क्स 1100 होते थे। लेकिन अब इसके जो मार्क्स हैं वो 200 है। तो इसमें वेटेज, बायोलॉजी की वेटेज सबसे ज़्यादा है, 68 एमसीक्यूज़ हैं। केमिस्ट्री और फिज़िक्स की इक्वल है, 54 एमसीक्यूज़ हैं। इंग्लिश जो है वो 18 एमसीक्यूज़ हैं, 9% है। लॉजिकल रीजनिंग 3%, 6 एमसीक्यूज़ हैं। टोटल 200 एमसीक्यूज़। अच्छा, ओवरऑल जो स्टैंडर्ड पेपर होता है, स्टैंडर्ड पेपर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? स्टैंडर्ड पेपर ये होता है कि उसमें इजी पोर्शन भी हो, उसमें मॉडरेट भी हो और हार्ड भी हो। यानी कि मॉडरेट का पोर्शन सबसे ज़्यादा होता है, 60%। और 20% जो हैं वो इजी होते हैं और 20% हार्ड होते हैं। जो 20% इजी हैं ये तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो 60% एमसीक्यूज हैं, मेजॉरिटी जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन ये जो हार्ड एमसीक्यू है ना, हार्ड 20%, ये सिर्फ वही सॉल्व कर लेगा जिसकी अनथक मेहनत है, जिसने कंसेप्चुअली डेप्थ में जाके चीज़ों को सोचा है और जिसने चीज़ों को रिलेट किया है। तो बेसिकली हमारा मकसद ये है कि चीज़ों को रिलेट कैसे करना है, कैसे हमें कैसे पता चलेगा कि इस वक्त हमने कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई करना है। तो चीज़ों को रिलेट करना आना चाहिए। और जो चीज़ों को अच्छी तरह से रिलेट कर लेता है और डेप्थ में उसका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा है, तो वो इन 20 एमसीक्यूज जो कि हार्ड हैं उनको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकता है। और ये जो हमारे पास साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनमें 70% जो है वो रिकॉल है। 70% रिकॉल है, यानी कि 70% आपका नॉलेज बेस्ड है। और 30% जो है वो एप्लीकेशन है, जिसको आप एनालिटिकल भी कहते हो और यानी कि कॉन्सेप्चुअल कहते हो। नेक्स्ट, ये जो पीएमडीसी का सिलेबस है ये ऑल इन वन होता है, यानी कि तमाम प्रोविंसेस के लिए ये सेम होता है, यानी कि पूरे पाकिस्तान के लिए ये सेम होता है। अच्छा जी, मिशन एमबीबीएस में सब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है और टाइमलाइन क्या है? जी, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की।
ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स। सब प्राइम इम्पोर्टेंस ये है कि इसमें जो हमारी, अगेन मैंने जो पहली बात की कि जब आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर वो एक्सपर्टीज़ जो है वो लोगों के काम आनी चाहिए, लोगों की फलाह के लिए काम होना चाहिए। तो अगर मैं किसी चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, लेट्स से अगर मैं केमिस्ट्री में एक्सपर्ट हूँ, अगर मैं हूँ, तो इसका मतलब है मुझे किसी भी लेवल पे जाके अपने स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करना है, यानी कि उनके लिए आसानी पैदा करनी है हर तरह से। मतलब कहीं पे भी उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो ये उस्ताद जी का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हमारी प्राइम इम्पोर्टेंस है कि हम स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करें हर लिहाज से। ये नहीं कि सिर्फ सब्जेक्ट के लिहाज से, इसके अलावा भी कोई और प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई और इश्यूज होते हैं, तो हर लिहाज से स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करना है। दूसरा, टू बिल्ड ए नेशन थ्रू उस्ताद जी। हाँ जी, यहाँ पर हमने सिर्फ डॉक्टर्स नहीं बनाने, हमने एक अच्छा इंसान बनाना है। फरिश्तों में और इंसानों में कौन ज़्यादा अफजल है? अल्लाह ताला ने फरिश्तों को सिर्फ नेक काम करने की सलाहियत दी हुई है, फरिश्तों में सिर्फ अच्छा काम करने की सलाहियत है, तो लिहाजा वो अच्छा काम ही करते हैं, यानी कि वो सिर्फ इबादत ही करते हैं। लेकिन इंसान में अल्लाह ताला ने दोनों सलाहियतें डाली हुई हैं, यानी कि ये अच्छा काम भी कर सकते हैं और बुरा काम भी कर सकते हैं। तो एक वो बंदा जो बुरा काम करने की सलाहियत रखता है, फिर भी वो बुरा काम ना करे, तो फिर वो फरिश्तों से अफजल है। तो फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है थोड़ी मेहनत ज़्यादा। तो इंसान बनना बड़ा मुश्किल काम है। तो बच्चे पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा स्कोप किस फील्ड में है, तो सबसे ज़्यादा स्कोप अच्छा इंसान बनने में है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीटें खाली हैं, बड़ी वैकेंसी खाली हैं यहाँ पे, और यहाँ पर स्कोप बहुत ज़्यादा है। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो आप कामयाब है। अच्छा इंसान बनना है सबसे पहले, और उसके बाद जो भी प्रोफेशन होगा उसमें हम डेफिनेटली कामयाब होंगे। तो इसमें तरबियत बहुत ज़रूरी है, इसमें हमारी सोच, अमल का दारोमदार नीयतों पर है, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। हमारी सोच क्या कहती है, हमारा विजन कितना बड़ा है, हमारी जो स्पिरिचुअल लेवल है वो कितना है। अब दो दो बच्चे हैं, दोनों डॉक्टर बन रहे हैं, एक के डॉक्टर बनने का जो मकसद है वो ये है कि मैं अपने घर वालों की बात में जो है उनके लिए आसानियाँ पैदा करूँगा। मेरे घर वालों ने बड़ा मुश्किल माहौल देखा है, हमने बड़ा मुश्किल माहौल देखा है, तो मैं अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। एक दूसरा बच्चा है, वो पूरी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता है, वो इसलिए डॉक्टर बन रहा है कि वो सोसाइटी के जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प करे और वो कैंप्स लगाए, यानी कि वो सोसाइटी का सोच रहा है। तो बन दोनों डॉक्टर रहे हैं, वो भी डॉक्टर बन रहा है, वो भी डॉक्टर बन रहा है, लेकिन दोनों का स्पिरिचुअल लेवल जो है वो डिफरेंट है। एक की सोच बड़ी है, एक की सोच छोटी है। तो हमने अपना जो विजन है वो हाई रखना है। नेक्स्ट है टू इनिशिएट द चेन रिएक्शन ऑफ एक्सीलेंस। तो अल्टीमेट, ये एक मूवी का डायलॉग है, थ्री इडियट्स, सक्सेस के पीछे नहीं भागना, एक्सीलेंस हासिल करनी है, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। जब आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप कामयाब हो जाते हैं, प्रोफेशन कोई भी हो। तो हमने एक्सीलेंस पे फोकस करना है। जी, नेक्स्ट हमारी मेथडोलॉजी क्या है? सबसे पहला काम ये है कि आपने वीडियो लेक्चर्स सुनने हैं, जो हमारे लाइव लेक्चर्स हैं या रिकॉर्डेड फॉर्म में हैं वीडियो लेक्चर्स। आपने सबसे पहले लेक्चर्स सुनने हैं, उसके बाद फिर जो हमारे लेक्चर नोट्स होते हैं उससे आपने उस टॉपिक को रिवाइज करना है, और फिर उसके बाद अपनी अपनी जो भी रिस्पेक्टिव टेक्स्ट बुक है, आपकी जो भी रिस्पेक्टिव टेक्स्ट बुक है, उससे आपने लाजमी रीड करना है। बुक रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर आपने जो है डीपीटी अटेम्प्ट करनी है, डेली प्रैक्टिस टेस्ट। हर टॉपिक, जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे उसका
टेस्ट होगा, और वो डेली आपने ये टेस्ट जो है अटेम्प्ट करना है, तो फिर वहाँ से आपकी मिस्टेक्स जो हैं वो आपको पता चलेंगी कि आपने कहाँ मिस्टेक की है। तो जब मिस्टेक्स रेक्टिफाई हो जाएंगी, फिर आप उस यूनिट का टेस्ट दोगे, और उसके बाद मज़ीद आपकी इवैल्यूएशन होगी। जब तक टेस्ट नहीं दोगे सही प्रॉपर तरीके से, तो आपकी इवैल्यूएशन नहीं हो सकती। आप कैसे इवैल्यूएट करोगे कि आप जो है वो कितने पानी में हो, कहते हैं ना कितने पानी में। और फिर उसके बाद फिर वीकली यूनिट वाइज एफएलपीज, और फिर यूनिट वाइज वीकली एफएलपीज होंगे। तो यानी कि ओवरऑल ये हमारी मेथडोलॉजी है, और ये मोर देन इनफ है। अगर आप इस मेथडोलॉजी को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप जो है इसको क्रैक कर पाओगे। कंडीशन ये है कि आपने इसको फॉलो करना है, इस रूटीन को डेली फॉलो करना है। आपने ऐसा स्केड्यूल बनाना है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप एक ऐसा स्केड्यूल आपने ऐसा स्केड्यूल बना लिया जो फॉलो ही नहीं हो सकता। मतलब आपने एक एक दिन में एक एक चैप्टर जो है वो रिवाइज करना है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। आप ऐसा स्केड्यूल बनाएं जो पॉसिबल होता है। तो चूंकि यहाँ पर आपने डेली के डेली आपने एक टॉपिक पढ़ना है तमाम सब्जेक्ट का, उसको आपने रिवाइज करना है, फिर अपनी बुक से पढ़ना है, क्योंकि स्टेटमेंट भी आती है आपकी। आपका जो रिस्पेक्टिव बोर्ड है, जो प्रोविंस है, वहाँ से स्टेटमेंट भी आती है। तो इसलिए बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है। डीपीटीज को अटेम्प्ट करेंगे, फिर टेस्ट देंगे, यूनिट वाइज टेस्ट देंगे, तो आपकी वैल्यूएशन बहुत बहुत अच्छी होगी। टाइमलाइन क्या है हमारा सिलेबस के हवाले से? टाइमलाइन ऑलमोस्ट जो अभी नज़र आ रहा है कि सितंबर में, उम्मीद है कि सितंबर में जो है वो एमडी कैट होगा। तो सेकंड ईयर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, हम सबसे पहले सेकंड ईयर स्टार्ट करेंगे। तो मई और जून का मिड, ये हम सेकंड ईयर यानी कि जून के मिड और मिड से थोड़ा सा ज़्यादा हम सेकंड ईयर कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम फर्स्ट ईयर स्टार्ट करेंगे जून के मिड और मिड से थोड़े से आगे, और फिर पूरा जुलाई जो है हम फर्स्ट ईयर कंप्लीट करेंगे। और फिर अगस्त में रिवीजन टेस्ट सेशन, और सितंबर में भी रिवीजन टेस्ट सेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइमलाइन है। आपके साथ एसओएस शेयर हो गई है, तो आप उस एसओएस के मुताबिक जो है हम अपना सिलेबस जो है वो लेके चलेंगे। इस स्कीम ऑफ स्टडीज़ में जो हमारे पास पीएमडीसी का सिलेबस है, पीएमडीसी का सिलेबस में जो सेकंड ईयर का पहला यूनिट है, दैट इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैसे तो आप लोगों की टेक्स्ट बुक में इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो है वो करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज आ जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यूजेस आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पीएमडीसी के सिलेबस में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास सिर्फ दो टॉपिक है। एक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक है आइसोमेरिज्म। अब यहाँ से उसने, ये तो सब टॉपिक्स थे, अब उसने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी बता दिए कि इसमें हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफ़ाइन करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफ़ाइन करना है। फिर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन पढ़नी है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें हम कहते हैं ओपन चेन है, क्लोज चेन है। और फिर हमने इनकी क्लासिफिकेशन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो वहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नहीं लिखा हुआ था, लेकिन ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये भी क्लासिफिकेशन में आता है। और फिर हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। तो आइसोमेरिज्म और इसकी जो टाइप्स हैं हमारे पास, उसको हम डिस्कस करेंगे। जी, तो अब इससे रिलेटेड एक, ये हमारे पास एक लेक्चर नोट है, ये फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड ये मेरा एक लेक्चर नोट है। और तो ये हमारा जो है ये तरीक़ाकार है। और फिर ये हमारे पास पास्ट पेपर क्वेश्चन है कि फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन आया है। तो आपको नज़र आ रहा है 1 chloropropaned and 2 chloropropane are isomers of each other, the type of isomerism। तो
बच्चों को लगता है कि क्वेश्चंस बड़े मुश्किल आते हैं, लेकिन एक्चुअली पीएमडीसी में, एमडी कैट में क्वेश्चंस आसान आते हैं। जो हम प्रैक्टिस करते हैं उससे कई दर्जे आसान आते हैं। तो ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं। बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा जो पीएमडीसी में चैप्टर है वो है केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, सेकेंड ईयर के अंदर। केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में हम किसकी बात करते हैं? एल्केन्स, एल्कीन्स, अल्काइंस और बेंजीन। लेकिन जो हमने एसओएस बनाया हुआ है, जो हमारा एसओएस है, उसमें हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, इन दोनों को मिला के हमने एक यूनिट बनाया हुआ है। तो हमारा जो यूनिट का टेस्ट होगा वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का मिला के, ये पूरा एक यूनिट हमने बनाया हुआ है, इसका मिला के एक टेस्ट होगा। अच्छा, सब टॉपिक्स में तो हमारे पास सिर्फ थोड़े बहुत टॉपिक्स आ रहे हैं। ओपन चेन, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। इसमें बेंजीन का शो नहीं हो रहा, लेकिन हम बेंजीन का भी नोमेनक्लेचर देखेंगे। फिर बेंजीन का स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, बेंजीन की प्रॉपर्टीज़, बेंजीन का स्ट्रक्चर, मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन, इसके रिएक्शंस, और ये हमारे पास सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। हाइड्रोकार्बन्स को हमने क्लासिफाई किया एज एलिफेटिक, एरोमेटिक, एल्केन्स, एल्कीन्स, अल्काइंस। एलिफेटिक में, एरोमेटिक में आ गया बेंजीन। फिर नॉमेनक्लेचर हमने तीनों का पढ़ना है, एल्केन्स का, एल्कीन्स का, अल्काइंस का। वैसे तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें, जो भी आपकी रिस्पेक्टिव टेक्स्ट बुक है उसमें एल्केन्स की प्रिपरेशन भी है, लेकिन यहाँ पर हम एल्केन्स का सिर्फ रिएक्शन देखेंगे, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फिर एल्कीन्स की प्रिपरेशन है और एल्कीन्स के रिएक्शंस है, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन, इथेन मॉलिक्यूल को इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी हम डिस्कस करेंगे। और आइसोमेरिज्म, ये हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिया। आइसोमेरिज्म हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस किया। और फिर हमने ये एल्कीन्स की प्रिपरेशन है, डीहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। फिर एल्कीन्स के रिएक्शंस हैं, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रो हेलोजिनेशन, हाइड्रेशन, हेलोजिनेशन, हेलोहाइड्रेशन, पॉलीमराइजेशन। और ओजोनोलाइसिस भी है आपकी टेक्स्ट बुक में। ओजोनोलाइसिस भी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं है, लेकिन हम ओजोनोलाइसिस पढ़ेंगे। फिर बेंजीन की शेप है, रेजोनेंस एनर्जी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शंस हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। फिर अल्काइंस की जो है वो हमारे पास रिएक्टिविटी है, अल्काइंस की प्रिपरेशन है, एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस है, और अल्काइंस के रिएक्शंस है। और लास्ट पर डिफ्रेंशिएट करेंगे सब्स्टिट्यूशन और एडिशन रिएक्शंस में। अब ये जैसे कि हमारे पास एक नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स का एक लेक्चर नोट है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? इन द रिएक्शन ऑफ इथेन विद ब्रोमीन द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इज। तो इथेन जब ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो ये CH3CH2 फ्री रेडिकल है। तो सबसे पहले हमारे पास फ्री रेडिकल बनता है। फिर उसके बाद हमारे पास चैप्टर है अल्काइल हेलाइड्स। जी बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। इसमें हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, नॉमेनक्लेचर देखेंगे, रिएक्शंस देखेंगे, और इनके मैकेनिज्म जो हैं वो बड़े टिपिकल हैं, SN1, SN2, E1, E2। अच्छा, इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं है, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी हम पढ़ेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी आपको मिलेगा। अल्काइल हेलाइड्स को नेम दें आईयूपैक सिस्टम के अकॉर्डिंग, इनकी स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी को डिस्कस करें। फिर मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप लोगों की टेक्स्ट बुक में है, तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रोवाइड करेंगे आपको। अच्छा जी, इसमें हमारे पास क्वेश्चन है, इन एलिमिनेशन रिएक्शन डैश इज यूज्ड। तो बहुत सिंपल है, जब भी आपने
एलिमिनेशन करनी है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन जब भी होगा तो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, टफ टफ क्वेश्चन नहीं है पास्ट पेपर। नेक्स्ट, अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। अल्कोहल्स की अलग से क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, रिएक्टिविटी, और फिनोल्स की अलग से नॉमेनक्लेचर, एसिडिटी और रिएक्टिविटी। तो ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसमें नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल्स, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स और केमिस्ट्री ऑफ अल्कोहल्स, ऑलमोस्ट इसमें जो है अल्कोहल्स वाला यूनिट जो है वो सारा अल्कोहल्स में आपने आपकी जो टेक्स्ट बुक है उससे रिलेटेड ये सारा कुछ है। केमिस्ट्री भी है, इनकी रिएक्टिविटी भी है, लेकिन यहाँ पर इनकी प्रेपरेशन नहीं है, लेकिन हम प्रेपरेशन भी करेंगे। फिर फिनोल्स का नॉमेनक्लेचर स्ट्रक्चर है, फिनोल्स की रिएक्टिविटी है और इनके इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। तो यहाँ पर फिनोल की प्रेपरेशन नहीं है, लेकिन फिनोल की प्रेपरेशन भी आपको हम करवाएंगे। और लास्ट पर अल्कोहल और फिनोल का क्या डिफरेंस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि ये हमारे पास फिनोल का एक लेक्चर नोट है। क्वेश्चन क्या आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट इंडिकेशन ऑफ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, इनमें आयोडोफॉर्म का कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई होता है। तो अगर कोई चीज़ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रही है तो इसका मतलब है कि उसमें येलो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, येलो क्रिस्टल बनेंगे, किसके, आयोडोफॉर्म के। फिर है जी हमारे पास एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो हमने एसओएस में अल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल्स, फिनोल्स और एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, इनको मिला के पूरा एक यूनिट बनाया है। तो इन तीनों का मिला के एक यूनिट का टेस्ट होगा। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों का नोमेनक्लेचर, प्रेपरेशन और रिएक्शंस, ऑलमोस्ट ये आपकी जो टेक्स्ट बुक है सारा उससे रिलेटेड सारा ही है जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, क्योंकि हम नोमेनक्लेचर भी पढ़ेंगे, हम स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, हम प्रिपरेशन भी पढ़ेंगे, हम इनके रिएक्शंस भी पढ़ेंगे और फिर हम इनकी आइडेंटिफिकेशन भी पढ़ेंगे। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन नहीं दी हुई, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक्स में आइडेंटिफिकेशन है कि आपने कार्बोनाइल कंपाउंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो वो आइडेंटिफिकेशन भी हम पढ़ेंगे। और इनकी रिएक्टिविटी को कंपेयर करेंगे कि एल्डिहाइड कीटोन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। जैसे कि ये हमारे पास एक लेक्चर नोट है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। जी, तो ये हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स में से क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें सिल्वर मिरर टेस्ट जो है वो बेसिकली होता है टॉलेंस रीएजेंट। और नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी ऑलमोस्ट हमने सब कुछ पढ़ना है, जो आपकी टेक्स्ट बुक में है वो हमने सारा कुछ पढ़ना है। नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रेपरेशन, रिएक्टिविटी, यानी कि सब कुछ पढ़ना है हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। बस वो जो रिएक्शंस के मैकेनिज्म है, जैसे कि एमाइड बनाना, एस्टर बनाना, उनके मैकेनिज्म इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रिएक्शंस जो हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट है। नोमेनक्लेचर, केमिस्ट्री, प्रेपरेशन, फिर रिएक्टिविटी और केमिस्ट्री ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाय कन्वर्जन टू कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। और इसमें आप लोगों की कुछ की टेक्स्ट बुक में कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स नहीं गिवन और उनके रिएक्शंस भी गिवन नहीं है। कुछ बुक्स में गिवन है, जैसे कि बलोचिस्तान में गिवन है, केपीके में गिवन है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं उनके भी रिएक्शंस देखेंगे और इनकी आपस में इंटरकन्वर्जन देखेंगे। एसाइल हैलाइड्स, एसिड एनहाइड्राइड्स, एस्टर्स, एमाइड्स और इनकी आपस में इंटरकन्वर्जन, ये सारे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं और ये आपस में एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट भी होते हैं और देखेंगे कि इनमें कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। जी, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एक लेक्चर नोट। क्वेश्चन क्या आया, CH3CN plus HCl, it gives A plus B in presence of water।
जी, तो हमने कुछ कीवर्ड्स रखे हुए हैं, कुछ कुछ बातें कोड्स हैं, वो कोड्स हमने याद रखनी है। जब भी CN को की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो हमेशा कार्बोक्सिल ग्रुप में चेंज हो जाता है, तो ये इससे एसिटिक एसिड और अमोनियम क्लोराइड बनता है। और लास्ट पर है इसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स। अच्छा, मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं इसमें हमारे पास आता है प्रोटीन्स और एंजाइम्स। वैसे तो हमारे पास जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उसमें तो कार्बोहाइड्रेट्स भी आते हैं, प्रोटीन्स भी आते हैं, लिपिड्स भी आते हैं, एंजाइम्स भी आते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स भी आते हैं, विटामिन्स भी आते हैं, लेकिन जो सिलेबस में है वो सिर्फ प्रोटीन्स और एंजाइम्स हैं। लेकिन कुछ बोर्ड्स में जो है, जैसे कि सिंध में विटामिन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया, लेकिन वो पहले सिलेबस में था, बाद में नहीं है। तो प्रोटीन्स और एंजाइम्स जो हैं ये हमारे पास ये मेजर टॉपिक्स हैं। तो इसमें हम एक तो प्रोटीन्स की जो है वो क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, और प्रोटीन्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं जो बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करती हैं। और उसके बाद हम एंजाइम्स को देखेंगे कि एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन, कौन कौन से रिएक्शंस जो हैं वो कैटालाइज करते हैं। तो ये हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। और क्वेश्चन क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स आर डिस्क्राइब्ड एज लार्ज मॉलिक्यूल्स बिल्ड अप फ्रॉम स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स। जी, अब कुछ टेक्स्ट बुक में मैक्रोमोलिक्यूल्स में जो सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं उनका भी जिक्र है, जैसे कि जितने भी पीवीसी हैं, पॉलीमर्स जो हम बनाते हैं, पीवीसी हो गया, पॉलीस्टायरीन हो गया, थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या होता है, वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये हम जो हैं आपको प्रोवाइड करेंगे। हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि जो पॉलीमर्स हैं, जो आर्टिफिशियल पॉलीमर्स हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है, एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है, कुछ टेक्स्ट बुक्स में गिवन है, तो हम उनको भी स्टडी करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद ये सारा ऑर्गेनिक का पार्ट हो गया। फिर इसके बाद हम इनऑर्गेनिक का पार्ट पढ़ेंगे। तो इनऑर्गेनिक का जो पार्ट है उसमें हमारे पास S और P ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। S और P ब्लॉक एलिमेंट्स, वैसे तो S और P ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत वास्ट है। ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 2 है, ग्रुप 3 है, ग्रुप 4 है, ग्रुप 5 है, ग्रुप 6, ग्रुप 7 और ग्रुप 8। इसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि बच्चों को लगता है कि मुश्किल है। ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि बच्चों को पीरियोडिक टेबल याद नहीं है। आप लोग सबसे पहले पीरियोडिक टेबल याद करो। आप लोग पीरियोडिक टेबल याद करोगे तो आपके लिए इनऑर्गेनिक आसान हो जाएगी, बल्कि आपके लिए पूरी केमिस्ट्री आसान हो जाएगी। तो हम जो है वो देखेंगे कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने पीरियोडिक टेबल कैसे याद करना है, कौन कौन से ग्रुप्स आपको पर्टिकुलरली याद होने चाहिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको कौन से याद होने चाहिए, जो आपके पास नॉर्मल एलिमेंट्स हैं वो आपको सारे ही याद होने चाहिए, ग्रुप वाइज याद होने चाहिए। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तब तक मुश्किल है जब तक आपको पीरियोडिक टेबल याद नहीं है। जब पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान हो जाएगी। तो वैसे तो ये वास्ट है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ जो है वो ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के जो एलिमेंट्स हैं उनका रिएक्शन देखते हैं। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 के जो एलिमेंट्स हैं उनका रिएक्शंस देखते हैं, ऑक्सीजन के साथ, क्लोरीन के साथ, वाटर के साथ। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी होंगे, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हम इसमें ट्रेंड्स पढ़ेंगे, पीरियोडिक ट्रेंड्स देखेंगे। जो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, मेटेलिक करेक्टर है, तो ये जो पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं ये भी हम देखेंगे। और पर्टिकुलरली हम थर्ड पीरियड को डिस्कस करेंगे, ये S&P ब्लॉक एलिमेंट्स। और उसके बाद आता है हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हम सारे ही करेक्टर्स पढ़ेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में पर्टिकुलरली हम 3D सीरीज़ की बात करेंगे, तो उसमें सारे ही हम
जो उनके करेक्टर्स हैं, उनकी बाइंडिंग एनर्जी है, कलर फॉर्मेशन है, पैरामैग्नेटिज्म है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। और फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। वैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिलेबस में नहीं है, उनका नॉमेनक्लेचर भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस आए हैं, आ भी सकते हैं, तो हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारा था सेकेंड ईयर का सिलेबस। तो इंशाल्लाह आप और मैं मिल के इस एमडी कैट को क्रैक करेंगे। कंडीशन ये है कि आप लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेट करना है। कोऑपरेट कैसे करना है? आप लोग लेक्चर तो ले लेते हो, लाइव लेक्चर ले लेते हो, रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर ले लेते हो, लेकिन आप लोग उसको रिवाइज नहीं करते। रिवाइज करते हो तो उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है? तो और डेली रिवाइज करना है। जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसको आपने डेली रिवाइज करना है। अगर आप स्किप करते जाओगे, लेट से आपने आज का टॉपिक रिवाइज नहीं किया, तो फिर वो बैकलॉग होगा आप लोगों का। आप लोग जो है वो डीमोटिवेट हो गए। तो अपने आप को मोटिवेट करके रखना है। कैसे? डेली का डेली रिवाइज करना है, तो आप मोटिवेटेड रहोगे। तो इसमें बहुत सी बातें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। वो क्या कि सबसे पहले आप लोगों की डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। आप मेहनत करते हो लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं करते। तो एक तो डायरेक्शन ज़रूरी है, जिसको हम केमिस्ट्री में कहते हैं कि जब तक प्रॉपर ओरिएंटेशन ना हो केमिकल रिएक्शन नहीं होता, मॉलिक्यूल्स कोलाइड नहीं करते। प्रॉपर ओरिएंटेशन की ज़रूरत है, और उसके लिए हम मौजूद हैं। जहाँ कहीं भी आपको मसला आता है, आप लोग उस्ताद जी से पूछें, इंशाल्लाह आपका जो मसला है वो हल किया जाएगा। और बिल्कुल सबसे पहला काम जो आपने करना है वो अपना डर ख़त्म करना है। ये जो आप लोगों का डर है ना कि मुझसे पहले नहीं हुआ, इस बार भी नहीं होगा, तो अगर आपने ये सोचा हुआ है तो फिर जो पूरी दुनिया जान मार ले, आप नहीं कर सकते जब तक आप खुद ये ना सोचो कि मैं ये कर सकता हूँ। और जो आज आपको एक्सपर्ट नज़र आता है, वो भी कभी ना कभी लाइफ में बिगनर था। तो हम सिर्फ लोगों की कामयाबी देख रहे होते हैं, हम उनकी मेहनत नहीं देख रहे होते। तो हमें हमें जो है उनकी मेहनत भी देखनी चाहिए। जब हम उनकी मेहनत देखेंगे तो फिर हम भी मेहनत करेंगे, कि मेहनत करके ही सारा कुछ होता है। तो ये जो रास्ते बड़े खुशगवार नज़र आ रहे होते हैं, सम टाइम ऐसा होता है कि उनकी जो मंजिल होती है वो बहुत उनकी मंजिल अच्छी नहीं होती, खुशगवार मंजिल नहीं होती। लेकिन जो रास्ते मुश्किल नज़र आ रहे होते हैं, उनकी मंजिलें जो हैं वो बड़ी बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं, और वो मंजिल मिलना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो आप लोगों ने अपनी मंजिल जो है उसको हासिल करना है। रास्ते जो हैं वो मुश्किल हैं, हर्डल्स आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, इनको आपने फेस करना है। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो हमारी दुआएं आप सबके साथ हैं। हमेशा जो है वो लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा खुश रहें, खुश रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।